कहानी की शुरुआत में हमें एक वीरान दुनिया दिखाया जाता है जहाँ के लोग किसी बीमार के वजह से सारे मर चुके हैं। जिस बीमारी से सारे लोग मर गए थे उस बीमारी से पशु पक्षियों का कुछ नहीं हुआ था। इंसानों का ना होने के वजह से रास्ता पूरा ही ट्रैफिक मुक्त था और सारे कंपनी बंद हो चुके थे। जीरो पोल्यूशन होने के वजह से सारी धरती पर हरियाली फिर से खिल रही थी। इस वजह से जानवर और पशु पक्षी अपनी जिंदगी बहुत ही शान से गुजर रहे थे। लेकिन थोड़ा बहुत सर्वाइवल स्किल होने के वजह से धरती पर अभी भी कुछ इंसान जिंदा है। इसलिए यहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही अकेला था, क्योंकि इस बीमारी के वजह से उसके माँ बाप और परिवार के सारे लोग मर चुके हैं। ये लड़का जिंदा था इसलिए क्योंकि इसने बचपन में बहुत ही ज्यादा सर्वाइवल किट्स वाले बुक पढ़े थे। इस लड़के का नाम एडी है जो अपने घर पर नहीं रहता क्योंकि इसका घर अब पूरा कब्रखाना बन चुका है। सिर्फ एडी का ही नहीं, वहाँ के आसपास जितने भी घर थे सब अब कब्रखाना बन चुका है। इसलिए एडी अपने घर के बाहर एक छोटे से अंडरग्राउंड बंकर पर रहता है। खाने और पीने के लिए वहाँ पर कुछ सामान थे जो कि ज्यादा दिन चलने नहीं वाले। इसलिए एडी हर सुबह अपने साइकिल को लेकर बाहर निकल जाता है आसपास के घरों में ताकि उसे खाना और जरूरी सारे सामान मिल जाए। एडी यहाँ पर अकेला रहता था लेकिन उसने अपने सारे मोहल्लों में छानबीन किया है, लेकिन कहीं पर भी एक जिंदा इंसान उसको नहीं मिला। और आसपास के इलाका में जितने भी खाना और जरूरत की चीजें थे वो अब सब खत्म होने वाले हैं। एडी बेचारा अपने इस बोरिंग लाइफ से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था क्योंकि वो फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि दुनिया में अब ना ही बिजली है और ना ही जो लोग बिजली बनाते हैं। और उसके पास जितने भी किताबें थे वो सबको पढ़ चुका है। एडी अपने टाइम पास के लिए खेती करना शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो थोड़ा ही सब्जी उगा पाया है। इस वजह से एडी बहुत ही ज्यादा खुश था और रात पर वो चांद को देख रहा था। उस समय उसके आसपास से कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगे थे जिस वजह से एडी डरकर अपने बंकर पर चला जाता है। अगली ही सुबह वो अपने जरूरत की चीज को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है और तभी एक घर के छत के ऊपर उसे एक छोटा सा सोलर पैनल दिखाई देता है। एडी उस सोलर को अपने साथ घर ले आता है और उसके मदद से अपने फोन को चार्ज देता है। फोन थोड़ा सा चार्ज होने के बाद ही वो अपने पसंदीदा सारे गाने को सुनने लगता है और उसके बाद अपने मम्मी पापा के फोटो को देखने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसका फोन वापस स्विच ऑफ हो जाता है और वो अपने गार्डन पर चला जाता है। गार्डन पर जाके उसे पता चलता है कि कल रात जो आवाज आ रहे थे वो असल में जानवरों की थी और उन जानवरों ने उसका सारा फसल नष्ट कर दिया है। और इसी के साथ एडी के सारे उम्मीद अब खत्म हो चुके हैं। फिर एडी नीचे गिरे हुए सब्जी से उनका बीज कलेक्ट कर लेता है जिसके मदद से वो फिर से खेती कर पाए। लेकिन एडी के पास अब बिल्कुल ही खाना नहीं है और फिर से खाना उगाने के लिए उसे एक लंबे टाइम वेट करना पड़ेगा। इस वजह से एडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता और गुस्से के वजह से वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार देता है जिससे बहुत से खून निकलने लगता है। उसके बाद एडी के पास जितने किताब थे उनके अंदर वो दवाई ढूंढने का कोशिश करता है ताकि उसके चोट पर किसी तरह इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद एडी अपने अंकल और आंटी का फोटो देखता है और तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि उसके अंकल आंटी भी तो जिंदा होंगे क्योंकि अपने अंकल के वजह से ही तो वो अभी तक जिंदा है। उसके बाद एडी अपने लोकेशन से अपने अंकल के घर तक एक लाइन बनाता है ताकि वो अपने अंकल के घर तक जा सके। लेकिन मैप पर लाइन बनाने के बाद उसे पता चलता है अपने अंकल के पास जाने के लिए उसे 2 हफ्ते तक लग जाएंगे। लेकिन उसे अपना घर छोड़ने में बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था क्योंकि वहाँ पर उसके सारे जरूरत के सामान थे। अगली ही सुबह वो अपने अंकल के पास जाने के लिए अपने साइकिल से रवाना होता है और उसके पास जितने भी जरूरत सामान और खाने पीने के सामान थे वो सब अपने साथ लाया ताकि वो रास्ते पर खाना खा सके। और रास्ते में अगर कोई बिल्डिंग या दुकान मिल जाता है तब वो अपने खाने के लिए सामान ढूंढ लेता है। लेकिन एक दिन सुबह वो उठकर देखता है उसके सारे पानी हिरणों ने नष्ट कर दिया है। पानी के साथ ही उसका जो सोलर चार्जर था उसको भी हिरणों ने नष्ट कर दिया था। ये सब चीज देखकर एडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पागलों की तरह गोली चलाने लगता है और कुछ देर तक गोली चलाने के बाद उसका सारा गोली खत्म हो जाता है, जिसके बाद गोली खत्म होने की वजह से वो खूब पछताता है। उसके बाद एडी फिर से चलने लगता है और रास्ते पर उसे एक नदी दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फिर से पानी का इंतजाम हो जाएगा। पानी लेने के बाद वो एक कच्चे रास्ते पर उतर गया और जोर जोर से साइकिल चलाने लगा। साइकिल चलाते चलाते अचानक वो एक गड्ढे पर गिर जाता है, पर वो कोई गड्ढा नहीं था, वो एक ट्रैप था जिसके मदद से उसे पता चल जाता है यहाँ पर कोई इंसान अभी तक जिंदा है। उसके बाद वो उस गड्ढे से निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करा और उसके पास जो फायर क्रैकर थे उसे भी जलाने लगा ताकि कोई आकर उसे बचा सके।
लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। उसके अगले दिन सुबह पर वो जब सो रहा था तब उसने नोटिस किया कोई उसको देख रहा है। उसके बाद ही वो नींद से उठकर अचानक चारों ओर गोली चलाने लगा। यहाँ पर जो इंसान उसे देख रहा था वो एक लड़की थी। तब वो लड़की उसे बोलता है अगर तुम अपने गन मेरे को दे दो तो मैं तुमको इस गड्ढे से निकलने में मदद करूंगा। गड्ढे से निकलने के लिए वो उस लड़की को अपना बंदूक दे देता है पर वो उसके साथ गोली नहीं देता। यहाँ पर हमें पता चल जाता है उस लड़की का नाम एवा था। उसके बाद वो लड़की एडी को बोलता है प्रूफ करो कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो। उसके बाद एडी अपना शर्ट को ऊपर उठाकर उसे दिखाती है, जिसके बाद लड़की को पता चल जाता है वो इन्फेक्टेड नहीं है। उसके बाद एवा भी अपने शरीर दिखाता है और प्रूफ करता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। एवा एडी को गड्ढे से निकलने के बाद अपने साथ ले जाती है और एडी के पास जो गोली है वो उसे देने के लिए बोलता है, लेकिन एडी उसे मना कर देता है। उसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं एवा एडी के गले पर चाकू रख के उसे बोलता है गोली देने के लिए। जब एडी उसे गोली का पता बोल देता है तब वो बंदूक में गोली लोड कर वहाँ से भाग जाती है, पर एडी को कुछ समझ में नहीं आया आखिरकार वो भागा क्यों। उसके बाद ही एडी 3 आदमी को देखता है और देखकर उसे पता चल जाता है एवा क्यों भागी थी। वो तीनों आदमी के पास गन था और वो दिखने में भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। इस वजह से एडी घास के अंदर छुप जाता है और दूसरी तरफ एवा एक पेड़ के ऊपर उठ के उन तीनों को गन पॉइंट पे रख देता है। पर यहाँ पर उन 3 लोगों को एडी का कैंप दिख जाता है और वो लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर कौन रहता है। एडी सोचता है ये लोग कैंप के मालिक का पता लगाते लगाते ईवा के सामने ना चला जाए, इसलिए एवा को बचाने के लिए वो आसपास के फूलों से रंग लेकर अपने शरीर पर लगा देता है ताकि उन लोगों को लगे एडी एक इन्फेक्टेड आदमी है जो कि मर चुका है। उसके बाद वो तीनों लोग एडी के पास जाते हैं और उन्हें लगता है एडी मर चुका है। इस वजह से वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों लोग जाने के बाद ही एडी और ईवा फिर से अपने कैंप को ठीक कर लेते हैं। उसके बाद एडी को पता चलता है एवा प्रेग्नेंट है और एवा का जो हस्बैंड है वो इन्फेक्टेड होकर मर चुका है। उसके बाद वो तीनों आदमी से बचने के लिए वो लोग बंकर पर सो जाते हैं और ऊपर वो तीनों लोग उनके खाना को खा लेता है। उसके बाद एडी कहाँ से 2 साइकिल जुगाड़ कर लेता है और एडी ने फैसला लिया था अब वो एवा को अपने साथ अपने अंकल के पास ले जाएगा। आधा रास्ता एडी तय कर चुका है और बाकी है सिर्फ 1 हफ्ते का सफर, लेकिन ईवा एडी के साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके मुताबिक वहाँ पर जाना सेफ नहीं है। लेकिन एडी को अपने अंकल के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए वो बोलता है अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो नहीं जाओ, लेकिन मैं अपने अंकल के पास जरूर जाऊंगा। उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से ईवा एडी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों साइकिल लेकर दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं, लेकिन एवा को अच्छे से साइकिल चलानी नहीं आती थी, इस वजह से वो लोग बहुत लेट हो जाते हैं। लेकिन एडी ने ईवा का साथ पूरा दिया। वो दोनों दिन में शिकार करते थे और रात में उसे आग पे पकाकर खा जाते थे। यही था उनका डेली का रूटीन। वो दोनों हंसते हंसते खेलते खेलते ये सफर पूरा करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चल जाता है एडी धीरे धीरे ईवा को पसंद करने लगता है। इस वजह से एडी बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा, लेकिन उन दोनों को पता ही नहीं वो तीनों आदमी उन लोगों का पीछा अभी भी कर रहे थे। एडी ईवा का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था, इस वजह से धीरे धीरे ईवा भी एडी को पसंद करने लग रहा था। सफर पर चलते चलते उन लोगों को एक तालाब मिल जाता है। एडी बहुत ज्यादा खुश होकर उस तालाब में जाकर स्विम करने लगता है। तैरते तैरते अचानक एडी को वो 3 आदमी दिखने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है तुम ईवा को हमारे हवाले कर दो, हम उसको मारेंगे नहीं बल्कि उसका जो आने वाला बच्चा है हम उसे खाएंगे। तब एडी को समझ आता है एवा इन आदमियों से बचने के लिए उसके पास गोलियां मांग रही थी। उसके बाद उनमें से फिर एक आदमी बोलता है तुम एवा को छोड़ दो वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन ये सब बात सुनकर भी एडी नहीं घबराता और वो फिर से ईवा को लेकर अपने सफर पर रवाना हो जाता है। और कुछ दिन के सफर के बाद फाइनली वो अपने अंकल आंटी के घर पर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाकर एवा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली अब उसको सोने के लिए एक नरम गद्दा मिल रहा है और अपने भूख को मिटाने के लिए कुछ खाना। घर के अंदर एडी को अपना अंकल नहीं मिलते, इस वजह से वो बाहर जाता है, लेकिन तभी उसका अंकल का कवर दिख जाता है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुख हो जाता है और उसका डर सच हो जाता है। उसके बाद एडी बहुत ज्यादा परेशान होकर ईवा के पास जाता है और जाकर उन तीनों आदमियों के बारे में पूछता है। तभी एवा उसको बोलते हैं उनके जो एक भाई था उस भाई को वो मार दिया था, इस वजह से वो तीनों उनके पीछे पड़े हुए थे।